हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मस्त करते होंगे। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, अगर आप 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता है 7 अगस्त एग्ज़ाम हो चुका, 8 अगस्त हो चुका है, 9 को गैप है, मतलब आज 10 को गैप रहेगा, 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 तारीख, इस प्रकार से गैप गैप फिर पेपर भी चलेगा। तो 7 अगस्त का पहला शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीन तीन शिफ्ट हो रहे हैं। हमने पहला बनाया, थर्ड बनाया। अगर आप जीकेजीएस का एनालिसिस देखना चाहते देख लीजिएगा। और हम 8 अगस्त का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, पहला बन चुका, दूसरा बन चुका, ये अभी जो आप देख रहे हैं जो थर्ड शिफ्ट है, तो आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अगली तैयारी आपकी हो जाएगी अगले शिफ्टों में। जिसका भी अगले दिन में एग्जाम है, पढ़ लीजिए मेरे भाई। मैथ्स का भी चल रहा है और जीकेजीएस का भी चल रहा है, और रीजनिंग का जो पैटर्न है ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, पूरा रीजनिंग याद रखें। अगर आप देखना चाहते हो एनालिसिस मैथ्स का, जीकेजीएस का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपी सीबीटी 1 एग्जाम पे आप जाके देख पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट तक बने रहिएगा। जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? मतलब हर जिले, जैसी बात करें हर राज्य में जिलों की संख्या अलग अलग होती है, तो जिला में भी एक न्यायालय बनाया जाता है, तो उस न्यायालय का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखें, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आपने सुना होगा, अगर आप कभी जिला जाते होंगे तो, या जिला से संबंधित कोई आप मामला हो तो आप जरूर गए होंगे। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश समझ आते हैं, हाँ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है जिला न्यायालय के प्रमुख को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 ए के तहत किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्यपाल, किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। भाई नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, उसी राज्य का। और ये मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय होगा उस राज्य का, उसके आदेश पर या उसके परामर्श के बाद ही नियुक्ति मिलती है। जिला न्यायाधीश सिविल और आपराधिक दोनों मामलों को निपटारा कर सकता है। तो जिला न्यायाधीश सिविल मामले हों चाहे आपराधिक मामले हों, दोनों न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र रखता है निपटारा करने का। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिएगा, हमें पूछ रहा है, इस पर विशेष चर्चा हो रही थी, ये विवादित था, तो ये बंदरगाह कहाँ पर है, किस देश में पूछ रहा है? तो भारत ने बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार हासिल करने के एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। विकास हिंद महासागर में भारत के समुद्री प्रभाव को बढ़ाता है और चीन के क्षेत्रीय विस्तार के खिलाफ इसकी सीमा रणनीति को मजबूत करता है। मतलब ये जो अगर आपको कहा जाए कि मोंगला बंदरगाह के बीच में विवाद हुआ था, तो हाँ बोलना, भारत और बांग्लादेश के बीच में। वर्तमान में यह बंदरगाह है भारत के हिस्से में आ चुका है, जिससे बहुत सारा विकास होने वाला है। अगर आप 7 अगस्त की पहला शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट देखना चाहते हो तो जाकर देख लो। 8 अगस्त का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, जो थर्ड शिफ्ट चल रहा है, तो आप मान लीजिएगा जी हम 5वां शिफ्ट कवर करा रहे हैं। अगर इन शिफ्टों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बता दो, आगामी दिनों में एग्जाम होगा जब भी आपका एनटीपीसी 12th लेवल का, आपको 100% फायदा होगा। 2025 में गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था? थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है विद्यार्थी, याद रखना, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, त्यौहार है फिर भी पढ़ा रहे हैं, और स्वास्थ्य गड़बड़ याद रखिएगा, थोड़ा आवाज़ दिक्कत करता होगा, फिर भी आप समझिएगा। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। अगर आपको बोल रहा है कि भाई गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, तो भारत ने 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसमें इसकी जो विषय थीम थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये थीम था। नेक्स्ट, 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांतो। पूछ लेगा कि 2025 के गणतंत्र समारोह में किस देश ने भाग लिया था मुख्य अतिथि के रूप में? तो भाई इंडोनेशिया। और कौन आए थे भाई, नाम बोल देगा तो याद रखे, वहाँ के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो वो सुबियांतो, याद रखना पड़ेगा। और प्रश्न पूछेगा, हमारे भारत में एक ट्रेंड बन गया, चलन बन गया है कि जब भी भारत का
गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जरूर किसी न किसी विदेशी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। अगला प्रश्न, और आपको बता दूं, चिंता नहीं करना है आपकी, भाई बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं भाई, आपकी भलाई हमारा मकसद है, आप हमारा कर्तव्य है, हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे। जो भी जानकारी मिल रही है, अगर आप एग्ज़ाम था 8 अगस्त 3rd से, तो आप जरूर देखना कि इसी प्रकार प्रश्न आए थे या नहीं आए थे, और आपने उत्तर क्या लगाया है। जिनका आगामी दिन में है वो भी देखिएगा भाई। उमियम झील का अन्य नाम क्या है, जिसे बारापानी झील भी कहा जाता है। भारत के मेघालय राज्य में शिलांग से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह एक कृत्रिम झील है, जो 1960 के दशक में उमियम नदी पर बांध बनाकर बनाई गई थी। भाई कृत्रिम मतलब होता है रखना मनुष्य के द्वारा निर्मित। अगर प्राकृतिक होगा तो प्रकृति ने उसे बनाया होगा, अगर मनुष्य किसी चीज़ को बना दे उसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो उमियम झील उमियम नदी पर है, और यह एक प्रकार का कृत्रिम है जो मेघालय राज्य के शिलांग में स्थित है। अगला प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद शामिल है। तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 38 लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। प्रश्न, राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है, या इन्हें कौन सा पद दिया गया है। तो राम मोहन नायडू वर्तमान में भारत के 33वें केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में मंत्री हैं, और इसे 10 जून 2024 को इन्होंने पदभार संभाला है। और प्रश्नों का रिपीट होता है और व्याख्या आपको बता रहे हैं। अगर उसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो आप बहुत हद तक प्रयास कर पाओगे उत्तर देने का। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ये पूछ रहा है। तो याद रखें, योजना आयोग गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक निकाय है। इस योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक कार्यपालिका आदेश द्वारा की गई थी। और प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखें, सन भी याद रखिएगा, और गैर संवैधानिक है। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की, और 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। तो योजना आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना इसी के स्थान पर किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री करता है, उसी प्रकार या राज्य सरकार करती है राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन है ये केंद्र सरकार या आप कह सकते हो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन है भाई केंद्र सरकार के द्वारा होता है, रखना संसद करती है। और अनुच्छेद 239 भी कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बेनिफिट होगा अगर आप देखोगे तो। वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनमें से किसे शामिल किया गया था। याद रखना, साल 2025 में भी एक स्थल शामिल किया गया है जिसे हम मराठा सैन्य परिदृश्य कहते हैं, और बहुत से किले शामिल यहाँ पर, मेरे ख्याल से 12 किले शामिल हैं। 11 महाराष्ट्र के हैं और एक आपका तमिलनाडु का है। तो 2012 में पूछ रहा है, आपका आंसर आएगा 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पश्चिमी घाट। और आप जानते होंगे जी आपका पश्चिमी, जी आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आप देख पा रहे होंगे, रैम का मुख्य कार्य क्या होता है। इसके पहले हमें SRAM पूछा था, याद रखें, अभी उसका फुल फॉर्म पूछा था, हमने उसमें बताया था। तो RAM का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखें। इसका फुल फॉर्म की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है। इसका मुख्य कार्य है डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ताकि CPU उन्हें जल्दी से एक्सेस कर सके और प्रोसेसिंग तेजी से हो सके। तो यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है, और बिजली आपूर्ति न होने के कारण इसका डाटा मिट जाता है। अगला प्रश्न, पोषण अभियान और बेटी बचाओ अभियान, बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किससे संबंधित है? याद रखें, या तो पोषण अभियान का प्रश्न पूछा होगा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूछा होगा। तो आपको दोनों बता देते हैं। पोषण अभियान का मतलब है कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर में सुधार करने से संबंधित है। वहीं बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिंग अनुपात को सुधारने हेतु और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यह कदम उठाया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाने से क्या होगा, लिंगानुपात स्थिर हो पाएगा और बेटी पढ़ाने से बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएगी, समझ पाएगी। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? अब आपको पूछ रहा है, देखिए कितना डीपली पूछा है। तो वर्ष 2023 के साहित्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो साहित्य जगत का बड़ा पुरस्कार है। और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और फिर विनोद कुमार शुक्ला, देख पा रहे आप लोग, को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ था? लिखिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पूछा है समाप्त हुआ था ना, शुभारंभ हुआ था। देखिएगा, इसके पहले हमें बाल विवाह अधिनियम भी पूछ चुका है, फिर ठीक है पूछा भाई, तो उसका आंसर आएगा 1929। जी आपको हमने बताया था। चलिए, तो सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ? मेरे ख्याल से गलत है, कब शुरुआत हुआ? तो याद रखें, सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून जिसे सती विनिषेध अधिनियम 1829 कहा जाता है, जो 4 दिसंबर 1829 को लागू हुआ था। यह कानून तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था। इस सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ सक्रिय आंदोलन चलाया। इस प्रथा में क्या होता था, जिस भी पति का देहांत हो जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो सती प्रथा का जो निषेध कानून 4 दिसंबर 1829 को लागू हुआ और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के आदेश पर, और राजा राम मोहन राय का नाम भी आता है इस सती प्रथा को खत्म करने में। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा कब लागू हुआ था? शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे हम साप्टा भी कहा जाता है, कब लागू हुआ? तो साप्टा सार्क के सदस्य देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है और आधुना इसी सार्क में शामिल देशों के बीच में एक व्यापारिक समझौता होता है, जिसे हम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र या सॉफ्टा कहते हैं। इसका उद्देश्य देशों के बीच टैरिफ कम करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। वहीं फैक्ट की बात करें, और हम आपको हर प्रश्न का फैक्ट बता रहे हैं और रियली ऑथेंटिक 99% मैं कह सकता हूँ ऐसे ही प्रश्न आए थे और उनका व्याख्या हम बता रहे हैं। और आपने अगर एग्जाम दिया है 8 अगस्त 3rd शिफ्ट, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ ऐसे प्रश्न आए थे। सॉफ्टा पर हस्ताक्षर 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 12वीं सार्क शिखर सम्मेलन में हुआ था। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। इसके तहत इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, नेपाल और आपका पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच व्यापारिक बाधाओं को धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया शुरू किया गया। आप समझ पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखें, सार्क का हिंदी मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें 8 सदस्य देश हैं। इसकी मुख्यालय की बात करें तो नेपाल के काठमांडू में है। अगला प्रश्न, कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? तो कलमकारी पेंटिंग याद रखें अधिकांश कपड़ों पर की जाती है यह पेंटिंग, और यह कला मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। कलमकारी पेंटिंग कपड़ों पर किया जाने वाला। अगला प्रश्न, सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता था? याद रखना, तो खेल से संबंधित पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है भाई। तो ISSF
ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो लीमा पेरू में आयोजित हुआ था। महिला में 25 मीटर में रजत पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? आपको याद होनी चाहिए, पिछली शिफ्ट में भी हमें सांची के स्तूप से संबंधित प्रश्न पूछा था और हम 8 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड थर्ड चल रहा मेरे भाई, एक बार हाथ जोड़ कर विनती देख लो। अगर फायदा नहीं होगा तो बोलना, अगर इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए तो भी बोलना कि सर आप जो पढ़ा रहे हो कि फालतू है, पढ़ाना बंद करें। अगर नहीं आया होगा तो अगर आप किसी सहपाठी के एग्जाम था उसके पास सेंड करें, वो खुद बताएगा। अगर पढ़ने वाला होगा तो दिमाग में उतार के आया होगा और रूम में दिमाग लगाएगा कि मैंने किस प्रकार के प्रश्न देखा था, वही बता पाएगा कि प्रश्न आया था नहीं। अब जो पढ़ता नहीं अच्छे से वो क्या बता पाएगा? नहीं। तो सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? तो सांची के स्तूप के चित्र नक्काशियां मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन की घटना या जातक कथाओं से संबंधित है। तो सांची के स्तूप जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं और ये गौतम बुद्ध की जातक कथाएं मतलब जन्म से संबंधित। अगला प्रश्न आपको बता दें, कंप्यूटर के प्रश्न की बात करें तो कम से कम 4 और अधिकतम 5 प्रश्न आ रहे हैं। जिस प्रकार से NTPC स्नातक एग्जाम हुआ था CBT 1 का, उसी पैटर्न का मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे का हल्का फुल्का यहाँ वहाँ हो रहा, बाकी वही पैटर्न का आ रहा है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो याद रखें, पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाएंगे और आप सेटिंग कर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मगध में व्यवहारिक किसको कहा जाता था? मतलब मगध आपको पता है प्राचीन 16 महाजनपदों में विभाजित था पूरा भारत और हर महाजनपद का अपना अपना शासक हुआ करता था। उसी प्रकार मगध जो वर्तमान बिहार में है, मगध में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग न्यायाधीश या प्रधान न्यायिक के लिए किया जाता था। मगध की प्रशासनिक पदानुक्रम, तो उस समय मगध काल में जो न्यायाधीश हुआ करते थे या वर्तमान के न्यायाधीश, मतलब उस समय जो कानून व्यवस्था का पालन करवाने वाले या सजा देने वाले, जिसे वर्तमान न्यायाधीश कहते हैं, उस समय व्यवहारिक कहा जाता था। और पद की बात करें, महापात्र उच्च अधिकारी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों को देखरेख करने वालों कहते थे। अमात्य जिस सलाहकार भी कहते हैं। नीतियों का निर्माण करना, अमल करना, राज्य के मामलों में सलाहकार देना। तो अमात्य का मतलब क्या होता है? नीतियां निर्माण करना, अमल करना और राजनीतिक मामले में सलाह देना अमात्य का काम था। राजुक अगर कहा जाए तो जिले का प्रशासन, कानून व्यवस्था और भूमि सर्वेक्षण करना। तो जिला स्तर वर्तमान में पहले उसे राजुक कहते थे जो शासन प्रशासन करता था। प्रादेशिक की बात करें तो प्रादेशिक किसे कहते हैं? प्रांत का प्रमुख कर संग्रह व्यवस्था बनाए रखने वालों को हम प्रादेशिक कहते हैं। ये पूछे आपको कि भाई दंडपाशिक क्या होता है? दंडपाशिक जो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा और दंड देने का काम। इसलिए गोप, तो याद रखें, गोप गांवों का प्रशासन, कर संग्रह व जनगणना के करने वालों को कहते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ा सा, मेरा आवाज़ बैठ गया है और आवाज़ आपको क्लियर समझ में नहीं आता होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रश्न दिखाते तो कम से कम दिखाऊंगा, जिससे आप पढ़ तो सबको, कम से कम प्रयास हो रहा। याद रखें, 8वीं पंचवर्ष योजना जो 1992 से 1997 तक चली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल पूछेगा तो 1992-97, क्योंकि पंच है 5 ईयर प्लान, तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा। और हमारे भारत में 1951 से 1956 पहली चली, फिर 56 से 61 दूसरी चली, इस प्रकार से। और लास्ट आपको बता दें 2012 से 2017 लास्ट रहा और हमारे भारत में कुल मिला के 12 पंचवर्ष योजना चली। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन विकास के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? हाँ, स्नातक का एग्जाम चल रहा था तब भी इसी प्रकार का
विद्रोह का प्रश्न आ रहा था, और इस बार भी हमें 1-2 छिप छोड़कर प्रश्न आ रहा है। तो फकीर सन्यासी विद्रोह याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ बंगाल में हुआ एक सशस्त्र आंदोलन था। समयावधि 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, विशेषकर 1763 से 1776 में सबसे सक्रिय रहा, और स्थान था बंगाल और उत्तरी बंगाल के क्षेत्र, विशेषकर राजमहल की पहाड़ियाँ और रांगपुर क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था, और जो ब्रिटिश के खिलाफ था। याद रखना पड़ेगा भाई, एक बार होंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे भाई, तो आप पढ़ते चलो, मैं आपके साथ हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम पास कर रहे हो व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं भाई, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देख तो लो डाटा क्या मिल रहा है, अगर क्रॉस वेरीफाई करने पे झूठा अगर हम हैं तो मत देखना भाई, ठीक है। IKME एक्सरसाइज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, याद रखें, तो तंजानिया के डर ए सलाम के तट पर आयोजित किया गया था। देखो IKME जिसका पूरा नाम क्या, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंजामेंट, एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे भारत और तंजानिया द्वारा सह आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्घाटन 13 अप्रैल 2025 को किया गया। यह 6 दिनों तक चला, और युद्ध अभ्यास का प्रश्न बार बार पूछ रहा है, हर चैप्टर पूछ रहा है, तो आप लोग युद्ध अभ्यास का प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो याद रखें 2025 का फ्रेंच ओपन पेरिस में आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता स्टैड रोलैन गॉरिस में खेली जाएगी। तो याद रखें 2025 का जो फ्रेंच ओपन है यह पेरिस में आयोजित होगा, यह आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर स्थित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर 10 महाराष्ट्र राज्य में अंबा नदी पर स्थित है, जो लगभग 45 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाता है। कुछ विद्यार्थी कह रहा था सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, नेशनल हाईवे पूछा था या नेशनल वाटर पूछा था, तो हम नेशनल वाटर की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य की अंबा नदी पर 45 किलोमीटर लंबा है। अगर वही नेशनल हाईवे पूछे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 मुख्य रूप से तीस्ता नदी के किनारे किनारे चलता है। यह राजमार्ग सिलीगुड़ी और गंगटोक तक फैला हुआ है। आप देख पा रहे हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष। और अच्छी बात है, अंग्रेजी पूछ सकता है जो पूछा है, हिंदी पूछेगा तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, बात वही है। आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ब्रिटिश शासन की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पुस्तक की, जिसमें बताया कि कैसे ब्रिटिश भारत से आर्थिक संपदा निकालकर इंग्लैंड ले जाते थे। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस प्रकार से भारत से धन संपदा निकाल कर ब्रिटेन पहुंचाने वाले थे लोग। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वे ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जो 1892 में चुने गए थे। तो ब्रिटिश में भी संसद हुआ करती थी, उसी संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे 1892 में। अगला प्रश्न, साउथ चाइना सी किन दो देशों के बीच युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था, तो साउथ चाइना सी मुख्य रूप से चीन और वियतनाम के बीच संघर्ष के कारण प्रभावित हुआ था। और युद्ध अभ्यास हो चाहे युद्ध हो, प्रश्न पूछेगा भाई, तो साउथ चाइना सी एक स्थान है जो चीन और वियतनाम के युद्ध के कारण प्रभावित हो चुका था। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो याद रखें दोनों ने मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकली लॉन्चेड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम क्या बोलते हैं, VLSRSAM, याद रखिएगा ये दोनों ने मिलकर बनाया है। भारतीय नौसेना और DRDO दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया। ये आपको प्रश्न पूछ रहा है उस मिसाइल का नाम क्या था, शॉर्ट फॉर्म आप देख पा रहे हैं VLSRSAM, फुल फॉर्म यहाँ दे के रखा, हम पढ़ के बता चुके हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष है, और बस हम लास्ट कगार पे आ चुके हैं। जितने प्रश्न हमें मिले आपको दिखा रहे हैं।
ज्वालामुखी पर्वत किस रेखा पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत प्रायः संवहनी प्लेट सीमाओं और विभवनीय प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। तो हमें ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पूछ रहा था, तो आप समझ पाए होंगे संवहनी प्लेट सीमाओं और विभवनीय प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है, डेकाथलॉन रिटेल किस देश का है? तो याद रखें, डेकाथलॉन एक फ्रांस की खेल सामान रिटेल कंपनी है। स्थापना 1976 में किया गया था। तो डेकाथलॉन एक फ्रांस की खेल सामान वितरण या रखने वाली कंपनी है। इस प्रकार से डेकाथलॉन आप समझ पा गए होंगे। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हमने आपको पता है कि 40 एग्जाम में आने वाले हैं। जितने प्रश्न हमें मिले आपको हमने दिखाया और आपको यकीन दिलाता हूँ 100% ऑथेंटिक और सटीक जानकारी के साथ आपको हम व्याख्या पढ़ा रहे हैं। और व्याख्या पढ़िएगा, प्रश्न देख के नहीं भगना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट। अब आपको पता है कि आज 9 अगस्त है, 10 अगस्त 9 का अवकाश था, 10 का अवकाश था, 2 दिन एग्जाम नहीं चला है। तो आपको 7 अगस्त के और 8 अगस्त के पूरे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। 6 के 6 शिफ्ट है। अगर आप 11 तारीख को है, मैथ्स भी हम कवर करा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं आप खुद देखिएगा। शॉर्ट और सटीक तरीका से बताते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थोड़ा सा साउंड में दिक्कत हो रहा है, इस बात माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इस कारण से आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आप जैसे बच्चों का सहयोग हो सके। वरना हम छुट्टी मार दें त्यौहार के चक्कर में, स्वास्थ्य के चक्कर में, आप पढ़ कैसे पाओगे? अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो हम आपके लिए हर समय मदद करेंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नए हैं तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ना भूलें वीडियो कैसा लगा। 8 अगस्त 3rd शिफ्ट वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताना क्या ऐसे ही प्रश्न आए थे और क्या आपने यही उत्तर दिया है या नहीं दिया है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगले शिफ्ट वाले बच्चे देखना ना भूलें।